हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्यजीव्स क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। और मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हमने कवर किया था भारत पर होने वाले अरब आक्रमण को। इसके बाद हमने मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी को कवर किया था। साथ ही हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत को। इसके बाद हमने पढ़ा विजयनगर एम्पायर और इसके बाद हमने पढ़ा बहमनी सल्तनत को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुगल साम्राज्य है और पूरा कंप्लीट है इसी क्लास में। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, तो आप थोड़ा पेशेंस बना करके इस क्लास को कंप्लीट करिए, ठीक है। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो बाबर हैं, तो इसके बारे में याद रखना। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का संस्थापक कौन था, तो वो था बाबर, ठीक है। बाबर को एक उपाधि दी गई थी कलंदर की। क्यों दी गई थी, तो बाबर को बाबर की उदारता के कारण, उदारता के स्वभाव के कारण इसको कलंदर कहा गया है। इसका शासनकाल कब तक रहा, तो 1526 से लेकर 1530 तक। तो याद रखना बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से लेकर 1530 तक रहा। बाबर के पिता कौन हैं, बाबर के पिता हैं उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना के शासक थे। इनका जन्म बाबर का 1483 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, ये सवाल पूछा जाता है। तो 1507 ईस्वी में बाबर जो है वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। कब करता है, 1507 ईस्वी में। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था, तो इस बात को याद रखना। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था बाबर ने, 5 बार। इनका जो प्रथम अभियान था वो 1519 में हुआ था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, और इसी के तहत बाबर ने बाजौर और भेरा के किले पर अधिकार किया था, ठीक है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का और तोपखाने का प्रयोग किया था, तो ये भी याद रखना। तुगलमा जो युद्ध नीति है वो किसने प्रयोग किया था, बाबर ने। कब, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और तोपखाने का प्रयोग भी किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तोपखाने के बारे में ये याद रखना कि जो बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे, ठीक है। तो याद रखना उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। फिर हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में। ये जो चारों युद्ध हैं, इन चारों का विजेता कौन है, तो इन चारों का विजेता तो बाबर ही रहा। तो ये बताने की बात ही नहीं है, चारों युद्ध बाबर ने जीते हैं। कब हुए थे, कहाँ हुए थे और किसके साथ हुए थे, इससे सवाल बहुत बार बन चुका है। पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 1526 ईस्वी में होता है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है। तो इसमें बाबर की जीत होती है। दूसरा जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध, 1527 ईस्वी में होता है। पूछा जा चुका है खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था, और इसके विजेता भी बाबर ही रहे थे, तो ये भी याद रखना। तीसरा है और महत्वपूर्ण है चंदेरी का युद्ध, 1528 ईस्वी में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध का विजेता भी बाबर ही था। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। एक तरफ अफगान सेना थी और दूसरी तरफ थे बाबर, ठीक है। बाबर और अफगान सेना के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध, और इसका भी विजेता बाबर ही था। तो एक क्रम भी पूछा जाता है, एक तो ये कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 1526 में। खानवा का कब हुआ, तो 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब होता है, 1528 में। घाघरा का युद्ध कब होता है, 1529 में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त किया था, तो तमगा कर से किसने मुक्त किया था, बाबर ने। किसको, मुस्लिमों को, ठीक है। खानवा के युद्ध को जीतना बाबर के लिए थोड़ा मुश्किल था। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, तो इस बात को याद रखना। और खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी अर्थात जिसने कोई भी युद्ध हारा ना हो, ठीक है। सभी युद्धों को जीतने वाले को गाजी की उपाधि दी जाती है। फिर हम बात करते हैं 1530 ईस्वी की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, आगरा में। और बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। हालांकि कुछ समय बाद बाबर को
काबुल में जहाँ पर वो चाहता था वहाँ पर बाबर को दफनाया गया। बाबर के जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहली बात, बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी बाबर ने, तो तुर्की भाषा में मूल रूप से लिखी थी। बाबर की मातृभाषा भी तुर्की थी, तो ये भी याद रखना, बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी। हालांकि जब हम मुगल साम्राज्य की राजभाषा की बात करते हैं तो वो फारसी रहेगी, तो वो भी याद रखना। बाबर का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है। बाबर मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो ये पद्य शैली किसकी है, मुबैयान नामक जो पद्य शैली है इसका जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर की राजभाषा तुर्की थी। बाबरनामा जो है ये भी तुर्की भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी। प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। कौन, बाबर। ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका बड़ा बेटा हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बनता है। और अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। ठीक है। हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। कामरान को दिया था काबुल और कंधार। मिर्जा अस्करी को इन्होंने संभल दिया था। हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दी थी और सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश दिया था। किसने, हुमायूं ने। ठीक है। तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि कामरान को क्या मिला था, तो काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दी थी और सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश दिया था। ठीक है। तो कुछ इस तरह से साम्राज्य का बंटवारा किया। हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक है। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले स्वयं बदख्शा का सूबेदार था, तो ये भी याद रखना। बाद में इसने किसको बदख्शा का प्रदेश सौंपा था, तो सुलेमान मिर्जा को। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी, हुमायूं ने की थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों की अगर हम बात करें तो एक तो देवरा का युद्ध है, कब लड़ा गया था, 1531 ईस्वी में। कौन सा, देवरा का युद्ध कब हुआ था, 1531 में, याद रखना। दूसरा है चौसा का युद्ध, कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध और इसका जो विजेता रहा वो शेर खान ही रहा। शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण करी, याद रखना। अगला और महत्वपूर्ण है विलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है। विलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और कन्नौज युद्ध भी जीत जाता है शेर शाह। और कन्नौज युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने आसानी से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं जो है वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। किसके बाद, कन्नौज युद्ध के बाद। कन्नौज युद्ध के बाद दिल्ली पर, आगरा पर किसका अधिकार हो जाता है, शेर शाह का, तो इसको भी याद रखना। हुमायूं का जो अंतिम युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है और इसके बाद हुमायूं जो है पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं ने 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जिया। बिलग्राम युद्ध कब हुआ था, तो इसको भी याद रखना, 1540 में हुआ था। 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया था। किसने, हुमायूं ने। और हमीदा बानो बेगम जो थी ये हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हीं की पुत्री थी। 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन, हुमायूं। ये जो पंजाब के सूरी शासक सिकंदर हैं ये किससे संबंधित थे, तो ये शेर शाह के ही वंशज थे। ठीक है। 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1556 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसने लिखा है, ये पूछा जा चुका है। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, तो इसको याद रखना। हुमायूं बेगम की लिखने का जो हुमायूं बेगम को लिखने का श्रेय दिया जाता है वो गुलबदन बेगम को। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। फिर हम बात करते हैं शेर शाह की। शेर शाह का जो शासनकाल है वो बहुत छोटा रहा, 1540 से 1545 तक। परंतु शेर शाह ने अपने जीवन में, अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए,
जिसकी हम बात करेंगे। शेर शाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। तो दिल्ली पर अफगान वंश की स्थापना की थी। सूर साम्राज्य का संस्थापक था कौन? शेर शाह। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। तो याद रखना, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। इनके पिता कौन थे? हसन खान, जो कि सासाराम के जमींदार थे। ये जो सासाराम क्षेत्र है ये जौनपुर के अंतर्गत आता था, उसी के जमींदार थे कौन? शेर शाह के पिता हसन खान। शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी मोहम्मद बहार खान लोहानी ने, जो कि बिहार के अफगान शासक थे। कौन? मोहम्मद बहार खान लोहानी। इनको शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। किसको? शेर शाह को। बिलग्राम युद्ध के बाद गद्दी पर बैठता है शेर शाह। शेर शाह की मृत्यु कब होती है? तो 1545 ईस्वी में होती है। कब होती है? कालिंजर किले को जीतने के क्रम में होती है। शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे होते थे, उसी टाइम पे शेर शाह की मृत्यु हुई थी। कालिंजर का जो शासक था, ये पूछा जा सकता है कि कालिंजर पर शासक कौन था उस समय? तो कीरत सिंह था कालिंजर का शासक। कब? 1545 ईस्वी में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में बना है शेर शाह का मकबरा। शेर शाह ने कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया था। तो ये याद रखना। रोहतासगढ़ का किला किसने निर्मित करवाया था? शेर शाह ने बनवाया था। और जो किला कुहना मस्जिद है, कहाँ पर? दिल्ली में, इसका भी निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, तो रोहतासगढ़ का किला, किला कुहना मस्जिद, इन सब का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह ने। भूमि मापने के लिए शेर शाह ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। सिकंदरी गज और सन की डंडी, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। किसके लिए? भूमि के मापन के लिए। ये जो सिकंदरी गज था ये 32 अंक का होता था। शेर शाह द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो है अशरफ, जो कि सोने का सिक्का होता था। दूसरा है रुपया, जो कि चांदी का होता था। और तीसरा है दाम, जो कि तांबे का है। ठीक है, तो शेर शाह द्वारा जारी सिक्के अशरफ, रुपया और दाम, ये 3 थे। तो इनको याद रखना। चांदी का जो रुपया है वो सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया था, ये भी याद रखना। और चांदी के रुपए का और तांबे के दाम का अनुपात क्या था? पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इसका जो अनुपात था 1:64। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्के भी प्रचलित थे, जैसे अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल। ये सारे तांबे के सिक्के थे। कब के हैं? शेर शाह के समय के हैं। अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कबूलियत और पट्टा प्रथा की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो वो की थी शेर शाह ने। तो ये भी याद रखना, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने पुनः स्थापित किया था? तो वो किया था शेर शाह ने। ठीक है, पाटलिपुत्र को जो वर्तमान में पटना नाम है वो शेर शाह सूरी ने दिया था। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? वो भी शेर शाह सूरी ने ही करवाई थी। इसके अलावा डाक प्रथा का प्रचलन जो है ये किसके समय हुआ? शेर शाह के समय डाक प्रथा का प्रचलन हुआ। शेर शाह के समकालीन कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी का नाम याद रखना। शेर शाह के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जैसी। शेर शाह के उत्तराधिकारी कौन बने? तो वो बनते हैं इस्लाम शाह। और अब हम बात करते हैं हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर की और हुमायूं के पुत्र अकबर की। ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में होता है अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। इनकी माता कौन है? तो हमीदा बानो बेगम, जिससे विवाह किया था हुमायूं ने अपने निर्वासित जीवन के समय। ठीक है, बचपन का इनका नाम क्या था अकबर का? तो बचपन का नाम इनका जलाल था। इनका 1556 में राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर होता है? तो पंजाब के कालानौर में। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कालानौर में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर के जो शिक्षक हैं वो हैं अब्दुल लतीफ़, और ये ईरानी विद्वान थे अब्दुल लतीफ़। अकबर के संरक्षक के बारे में पूछा जाता है। इनके संरक्षक का नाम है बैरम खान। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर को संरक्षण देते हैं। ठीक है,
बैरम खान के बारे में ये है कि बैरम खान जो है ये सिया मत को मानने वाले थे, सिया मतावलंबी थे, बदख्शा के निवासी थे। बैरम खान को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। और बैरम खान की जो हत्या है ये होती है 1561 में। कहाँ पे? तो पाटन में होती है। मुबारक खान द्वारा मक्का यात्रा के दौरान की जाती है। किसकी हत्या? बैरम खान की हत्या कौन करते हैं? तो मुबारक खान करते हैं। कब? जब बैरम खान मक्का जा रहे थे तब। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब होता है? 1556 में। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में। 1562 में क्या हुआ था? 1562 में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी और ये पूछा जा चुका है, याद रखना। 1562 में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी। फिर हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में होता है। किसके बीच में होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, जिसमें अकबर ने स्वयं को विजयी घोषित कर दिया था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान ने किया था, और जो राणा प्रताप की सेना थी उसका नेतृत्व हाकिम खानसूर नामक एक अफगान सैनिक टुकड़ी ने किया था। ये जो हाकिम खानसूर हैं, इनके नेतृत्व में एक अफगान सैन्य टुकड़ी थी जिसने नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप की ओर से सेना का। इस युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, राणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई थी चावड़ को। चावड़ जो कि डूंगरपुर के पास एक क्षेत्र पड़ता है। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो चावड़ थी। राणा प्रताप की राजधानी थी कौन सी? तो इनकी राजधानी जो थी ये कुंभलगढ़ थी। राणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। लेकिन जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी जो नई राजधानी है वो चावड़ को बनाई थी। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और राणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। दीन-ए इलाही धर्म की बात करते हैं। दीन-ए इलाही धर्म संस्थापक कौन था? अकबर था। प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। किसका? दीन-ए इलाही धर्म का। दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो बीरबल हैं। बीरबल, जिनके बचपन का नाम महेश दास भी है। बीरबल ने दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है। जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको? हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने। तो ये भी याद रखना, अकबर के दरबार में जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई थी? जैन आचार्य हरविजय सूरी को। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसने प्रचलित की थी? तो अकबर ने जब्ती प्रणाली को याद रखना किसकी है? अकबर द्वारा ये प्रचलित की गई थी। अकबर के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रसिद्ध संगीतकार हैं, प्रसिद्ध दीवान और गायकों की हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध चित्रकार में एक तो अब्दुल समद हैं, दूसरे हैं दसवंत और बसावन। तो इनको याद रखना। अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार हैं दसवंत, बसावन और अब्दुल समद। प्रसिद्ध संगीतकार कौन हैं? तानसेन हैं। अकबर के जो दीवान थे ये टोडरमल थे। और इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इनके जो दीवान थे टोडरमल, इन्होंने दहसाला बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, दहसाला बंदोबस्त। और ये कब की बात है? ये बात है 1582 ईस्वी की। 1582 ईस्वी में लागू किया गया था दहसाला बंदोबस्त को। अकबर के जो प्रमुख गायक हैं वो हैं तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। ये अकबर के समय के प्रमुख गायक हैं। फिर हम बात करते हैं तानसेन की। तानसेन का जन्म कब हुआ था? तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था 1506 ईस्वी में। तानसेन का जो असली नाम है वो था रामतनु पांडे। और ये पूछा जा चुका है कि तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। ठीक है। ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार माने जाते हैं कौन? तानसेन जो थे ये ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे। तानसेन की उपाधि क्या है? कंठाभरण वाणी विलास किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा। तो तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, इसको भी याद रखना।
तानसेन की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं या तानसेन की मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? एक तो है मैया की टोढ़ी, मैया का मल्हार, मैया का सारंग और दरबारी कान्हरा। इन चारों को याद रखना, ये तानसेन की कृतियाँ या तानसेन की रचनाएं हैं। फिर हम बात करते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों की, जिनमें मालवा है, चुनार है, गोंडवाना है, मेवाड़, रणथंभौर। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार ली थी और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनको अकबर ने युद्ध के द्वारा अपने अधीन किया था, जीत लिया था। मालवा के जो शासक थे ये बाज बहादुर थे, याद रखना। चुनार में अफगानों का शासन था। गोंडवाना की जो शासिका थी वो दुर्गावती थी। मेवाड़ में राणा प्रताप का शासन था और रणथंभौर में सुरजनहाड़ा शासक थे। ठीक है। काबुल की बात करें, काबुल को जीता था अकबर ने, यहाँ पे हकीम मिर्जा का शासन था। कंधार को भी जीता था, मुजफ्फर हुसैन यहाँ पे शासन कर रहे थे। कश्मीर को जीता था अकबर ने, यूसुफ याकूब खान थे कश्मीर में। उड़ीसा को जीता था, खानदेश को जीता था, दौलताबाद को और असीरगढ़ के जो शासक हैं वो मीरन बहादुर हैं। जो असीरगढ़ अभियान था अकबर का, ये अंतिम अभियान था और कब किया था? 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया सबसे लास्ट का जो अभियान था वो यही था, असीरगढ़ का अभियान। ठीक है। खानदेश को याद रखना, खानदेश के जो शासक थे वो अली खान थे। आगे चलते हैं, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की बात करते हैं। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? 1562 ईस्वी में किया था दास प्रथा का अंत। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। और जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जजिया कर कब समाप्त किया था अकबर ने? तो 1564 में समाप्त किया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने ही की थी। राजधानी स्थानांतरण भी अकबर ने किया था 1571 में ही। अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गए थे। ये जो फतेहपुर सीकरी नाम का क्षेत्र है ये आगरा जिले के ही अंतर्गत आता है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है। इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब हुई थी? तो 1579 ईस्वी में। और दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। और इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1583 में। और इन सब को याद रखना, इन सब के जो ईयर है वो पूछे जाते हैं। जैसे इबादत खाने की स्थापना कब हुई या दीन इलाही की स्थापना कब हुई, तो याद रखना। ठीक है। इबादत खाने की स्थापना 1575, दीन इलाही की स्थापना 1582। फिर हम बात करते हैं अकबर के शासन की जो मुख्य विशेषता थी वो मनसबदारी प्रथा थी। तो मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? अकबर से, और बहुत बार पूछा जा चुका है मनसबदारी प्रथा के बारे में, तो इसको याद रखना। अकबर के जो समकालीन सूफी संत थे वो थे शेख सलीम चिश्ती। अकबर के नौरत्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके नौरत्नों में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा ये शामिल थे। ठीक है। अकबर की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर ने, कहाँ पर? दिल्ली में बनवाया था। लाल किला जो आगरा का है किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया है। ठीक है। आगरा किले के अंतर्गत इसी के अंदर जहांगीरी महल की स्थापना की थी अकबर ने, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने की थी। और फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें बनवाई, जैसे बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात विजय के बाद बनवाया था, पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शाही महल और इबादत खाना। ये सब कहाँ स्थित है? ये सब कुछ स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है। अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी थी? भगवान दास को। और ये कहाँ के हैं? ये भारमल के शासक हैं। ठीक है। यूसुफ जाइयों की बात करें तो यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाने में बीरबल की हत्या हो गई थी। और बीरबल कौन है? तो बीरबल अकबर के नौरत्नों में शामिल थे।
तो बीरबल के बारे में याद रखना, बीरबल जो हैं ये अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। ठीक है। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद करवाया था अकबर ने। पंचतंत्र का अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में, और किया किसने था? अबुल फजल ने किया था। ठीक है। तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद जो है ये अबुल फजल ने किया था, और इसका नाम क्या है पंचतंत्र का? अनवर सादात नाम से किया था। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। राज तरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया था। तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। तो इसके बारे में याद रखना किसने किस चीज़ का अनुवाद किया था। नल दमयंती का अनुवाद फैजी ने किया था सहेली नाम से। किस भाषा में? फारसी भाषा में। भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? टोडरमल ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकबर का जो शासनकाल है, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। तो इस बात को याद रखना। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू होती है? तो ये शुरू होती है अकबर के समय। ठीक है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। तो इन दोनों उपाधियों को याद रखना। कवि प्रिय की उपाधि बीरबल को और महापात्र की उपाधि नरहरि को दी थी। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी और मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। तो सीरी कलम और जड़ी कलम के बारे में भी याद रखना। जो जड़ी कलम है इसकी उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी, और जो सीरी कलम है इसकी उपाधि दी गई थी अब्दुल समद को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा हमने पहले ही बताया था, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। हालांकि बाबर की मातृभाषा की बात करेंगे तो वो तुर्की थी, और बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा वो भी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अकबर जो है ये नक्कारा या नगाड़ा नामक जो वाद्य यंत्र आता है उसको बजाने में, मतलब उसको बजाता था, उसको बजाने में रुचि रखता था। अकबर ने चांदी के सिक्के पर धनुर्धारी राम व सीता की प्रतिमा अंकित करवाई थी। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है। अकबर के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और माँ सीता की प्रतिमा राम जी के पीछे अंकित की गई थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 ईस्वी में। अकबर को आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। फिर हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो याद रखना, न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है। अपने किले से लेकर यमुना नदी के किनारे एक खंभा गड़वाया था और उसी में बनवाई थी न्याय की जंजीर। आत्मकथा जहांगीर की जो है यह है तुजुके जहांगीरी, और इस आत्मकथा को कंप्लीट नहीं कर पाए थे जहांगीर, तो इसको पूरा करने का जो श्रेय है वो मौत बिंद खान को है। तो ये याद रखना। ठीक है। सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इनको फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने खुर्रम या शाहजहां, खुर्रम जो इनके बेटे हैं, खुर्रम जो इनके बेटे हैं इनको शाहजहां की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर की पत्नी कौन है? तो नूरजहां या नूर महल है। नूरजहां का जो वास्तविक नाम है इम्पॉर्टेंट है, मेहरुन्निसा है। ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जाता है। जो मेहरुन्निसा हैं ये मिर्जा गियास बेग की पुत्री हैं, और इनका जो विवाह हुआ था, निकाह हुआ था, वो अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली बेग जो हैं ये नूर महल के पहले जो पति हैं अली कुली बेग हैं। शेर अफगान की उपाधि दी थी अली कुली बेग को। किसने? जहांगीर ने। तो इसको भी याद रखना। बाद में अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद नूरजहां से निकाह किया था जहांगीर ने। तो इसको याद रखना। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया था और इत्माद उद्दौला की उपाधि दी थी। किसको? गियास बेग को। असमत बेगम कौन है? असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो असमत बेगम को याद रखना। लाडली बेगम कौन है? लाडली बेगम जो है ये शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री हैं, और इनका जो विवाह हुआ था, इनकी जो शादी हुई थी वो जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। जहांगीर के 5 पुत्र थे।
खुसरो, इन्होंने विद्रोह किया था। परवेज, खुर्रम जो कि शाहजहां हैं, और शहरयार और जहांदार, ये जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में। कहाँ पे? शहादरा, लाहौर में इनको दफनाया गया है जहांगीर को। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी? तो वो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकला के लिए याद करा जाता है, तो याद रखना मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं तो आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, ये प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल के। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी। कहाँ पे? आगरा में। किसके नेतृत्व में? आगा राजा के नेतृत्व में। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस की उपाधि दी थी। किसको? उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस। और अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। किसको? अबुल हसन को नादिर उज्जमा की। और संस्कृत कवि पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को दी थी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो वो नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आए थे, जो कि पहले अंग्रेज हैं। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। तो याद रखना जहांगीर के समय कौन से विदेशी यात्री आए थे? कैप्टन हॉकिंस हैं, टॉमस रो हैं, विलियम फिंच हैं, एडवर्ड टेरी हैं, ये सब आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम कब शुरू हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती जो है वो प्रारंभ हुई। अब हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां का जो शासनकाल है 1627 से 1657 ईस्वी तक रहता है। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम जगत गोसाई है। ये जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री हैं। कौन? जगत गोसाई। जहांगीर का जो पुराना नाम है, बचपन का नाम, वो खुर्रम था। तो शाहजहां का जो बचपन का नाम है वो खुर्रम था। तो याद रखना हम अभी पढ़ रहे हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो निकाह है वो 1612 ईस्वी में हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम। और शाहजहां ने इन्हें मल्लिका जमानी की उपाधि दी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को यही है मुमताज महल, ठीक है। 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा से इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की। आसफ खान की पुत्री हैं। तो याद रखना अर्जुमंद के पिता का नाम क्या था? आसफ खान था। शाहजहां ने आसफ खान को वजीर का पद दिया था और महाबत खान को खान खाना की उपाधि दी थी। महाबत खान और आसफ खान दोनों को याद रखना, एक को वजीर का पद, दूसरे को खान खाना की उपाधि दी थी। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। और ये जो मुमताज हैं ये वही हैं, अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल के जो मुख्य स्थापत्य कलाकार हैं इनके बारे में पूछा जाता है, उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। और ताजमहल की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो उस्ताद ईसा ने बनाई थी, ठीक है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन के जो कलाकार हैं वो बेबादल खान हैं। और मयूर सिंहासन में पितरादुरा का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पितरादुरा का प्रयोग मयूर सिंहासन में किया गया था। किसने बनवाया था मयूर सिंहासन? शाहजहां ने बनवाया था। जो शाहजहां का शासनकाल है ये स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। जहांगीर का शासनकाल अभी हमने पढ़ा था। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को। और ये जो शाहजहां का शासनकाल है ये स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शाहजहां द्वारा बनवाई गई मुख्य इमारतों के बारे में। जैसे दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी, और लाहौर के किले में स्थित शीश महल भी बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो ये मुख्य इमारतें हैं जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखना अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? शाहजहां ने।
आगरा स्थित जामा मस्जिद का निर्माण, जो आगरा की जामा मस्जिद है याद रखना, उसको बनवाया था जहां आरा ने। जहां आरा कौन है? ये शाहजहां की पुत्री हैं जहां आरा। फिर हम बात करते हैं शाहजहां के दरबार के चित्रकारों की। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, ये चित्रकार हैं कब के? शाहजहां के दरबार के। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। किसको? लाल खान को। और संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। तो गुड़ समंदर की उपाधि किसको दी थी? लाल खान को। और महाकवि राय की उपाधि किसको दी थी? जगन्नाथ को। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह, इनका जो बड़ा बेटा है वो सर्वाधिक विद्वान था शाहजहां का। दारा सिकोह ने सर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। और कितने? 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। किसने? दारा सिकोह ने। तो याद रखना। ये फ्रांसवा बर्नियर कौन है? ये दारा सिकोह के चिकित्सक हैं। तो इनको याद रखना, फ्रांसवा बर्नियर ये दारा सिकोह के चिकित्सक हैं। सर्रे अकबर नाम से किसका अनुवाद करवाया गया था? उपनिषदों का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं दारा सिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में होता है उत्तराधिकार का युद्ध। क्यों? क्योंकि ऐसी एक अफवाह हो जाती है कि जो जहांगीर हैं वो बीमार हो गए हैं, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में जो है उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। तो पहला जो युद्ध होता है अप्रैल 1658 में, पूछा जा चुका है, धर्मट का युद्ध होता है अप्रैल 1658 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। और धर्मट का युद्ध औरंगजेब जो है ये जीत लेते हैं। फिर होता है मई में 1658 में ही मई में होता है सामूगढ़ का युद्ध। पहले धर्मट का युद्ध होता है, फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है। ये भी दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है और औरंगजेब इसे भी जीत जाते हैं। जो तीसरा युद्ध है वो होता है मार्च 1659 में देवराई घाटी का। और ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध है। जो देवराई का युद्ध है ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। इसमें भी दारा सिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब जो है जीत जाते हैं। 1659 में ही दारा सिकोह की हत्या हो जाती है। तो याद रखना 1659 में दारा सिकोह की हत्या हो जाती है और औरंगजेब जो है वो शासक बन जाता है। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। किसको? दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है। 1658 ईस्वी में, जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया। शाहजहां की मृत्यु कब होती है? 1666 ईस्वी में। आई थिंक हमने जहांगीर बोल दिया था। तो शाहजहां के पुत्र हैं दारा सिकोह और औरंगजेब, दोनों ही किसके बेटे हैं? शाहजहां के। और शाहजहां के बीमार होने की खबर से दोनों में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया था और अंततः औरंगजेब की जीत होती है। और औरंगजेब जो है ये मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है शाहजहां के बाद। ठीक है। औरंगजेब की बात करें 1658 से 1707 ईस्वी, ये समय किसका है? ये समय है औरंगजेब का। औरंगजेब का जन्म दोहात गुजरात में हुआ था। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है ये 2 बार हुआ था, एक बार 1658 में और दूसरी बार 1659 में हुआ था। इनका जो निकाह हुआ था वो दिलरास बानो बेगम से हुआ था। औरंगजेब के गुरु को याद रखना, इनके गुरु हैं मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ये सवाल बन सकता है। औरंगजेब को कहा जाता था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में हुई थी। जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। याद रखना 1675 ईस्वी में जो 90 सिख गुरु हैं, 90 नंबर के सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। सिख गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। कब? 1679 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? ये याद रखना। तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। ठीक है। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। और पुनः लागू किसने करवाया था? औरंगजेब ने। बीवी का मकबरा किसने बनवाया है? तो ये भी औरंगजेब ने ही बनवाया था। कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था। जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय और इस जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था गोकुला और राजा राम ने। तो याद रखना
औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने विलय किया था मुगल साम्राज्य में। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन सा है? तो औरंगजेब है। औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, अकबर के समय थे 29 आई थिंक, और औरंगजेब के समय थे 79। ठीक है, इतने सारे मुगल सेनापति औरंगजेब के टाइम पे थे। औरंगजेब ने कुरान को शासन का आधार बनाया। दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया था किसने? औरंगजेब ने। और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश प्रदान कर दिया था। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था, ये भी याद रखना। इसकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। इसको खुलदाबाद रोजा में दफनाया गया था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, इसको दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। ठीक है, इसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, हम बात कर चुके हैं। फ्रांकोइस बर्नियर, ये कौन है? ये फ्रांसीसी यात्री थे और ये औरंगजेब के चिकित्सक थे, तो इसके बारे में याद रखना। औरंगजेब के चिकित्सक थे फ्रांकोइस बर्नियर। अब हम आते हैं मुगल शासन व्यवस्था पर। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। ठीक है, और औरंगजेब के समय जो दीवान थे मुगल शासन में वो असद खान थे और बहुत लंबा कार्यकाल था इनका, 31 वर्षों तक कार्यकाल रहा औरंगजेब के दीवान असद खान का। मुगल शासन में लगानहीन भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए मास। और इसका निरीक्षण कौन करता था? तो इसका निरीक्षण जो है ये सद्र करता था। मीर समा कौन था? मीर समा जो है ये सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान था। कौन? मीर समा। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई थी? किस शासक के? औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आना सिक्का याद रखना, आना का जो प्रचलन है वो शाहजहां ने करवाया था। सबसे बड़ा सिक्का कौन था? तो वो संसब था। संसब जो है ये सोने का सिक्का होता था। संसब जो है ये मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा सिक्का होता था, सोने का होता था। सोने का सर्वाधिक जो प्रचलित सिक्का था वो इलाही था, संसब नहीं था। संसब जो है ये सोने का सबसे बड़ा सिक्का था और जो सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था वो इलाही था। जलाली क्या है? जलाली जो है ये चांदी का सिक्का होता था, तो इसको भी याद रखना। कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था मुगल साम्राज्य में। दस्तक क्या था? मुगल साम्राज्य में व्यवसाय परमिट को दस्तक कहा जाता था। और याद रखना जो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था है ये पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। तो ये रहा मुगल काल। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी हमें दें। थैंक यू सो मच।